नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ संवाद। ये संवाद का चतुर्थ वीडियो है विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संवाद में तनाव के कौन-कौन से बिंदु हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने भारतीय संवाद के अंतर्गत होने वाले तनावों के बारे में जाना था, जिसमें कि हमने केंद्र और राज्य के बीच में होने वाले तनावों के बारे में जाना और इसमें हमने जाना कि स्वायत्तता की मांग को लेकर के राज्यों ने किस प्रकार की मांगे उठाई। जैसे शक्ति विभाजन के अंतर्गत शक्ति के पक्ष को अपने तरफ बदलने की बात की उसमें, जिसमें कि कहा गया कि राज्यों को ज्यादा तथा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाएं और आय के स्वतंत्र साधनों की बात की गई। प्रशासकीय शक्तियों को केंद्र के पक्ष की बजाय राज्यों के पक्ष में करने की बात बताई गई और भाषाई मुद्दों पर राज्यों के गठन की भी बात इसमें आई। और इसके साथ ही बच्चों राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन की भी हमने बात की थी, जिसमें अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य सरकार में 356 लागू कर दी जाएगा, जिस प्रकार से अब जिसे आपातकालीन प्रावधान भी कहते हैं कि राज्य सरकार अगर संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति यहाँ पर राज्यपाल के अनुमोदन पर राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लगा सकता है। लेकिन इसकी संवैधानिकता की जांच केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी की जाएगी। अब बच्चों उसी के हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं नवीन राज्यों की मांग की। नवीन राज्यों की मांग के अंतर्गत विद्यार्थियों हमारी संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर बहुत से तनाव होते रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्र, संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया है। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था। अतः राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह भी तय किया गया कि यथासंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। इससे स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसमें प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश भी की गई। आप ये देख सकते हैं चित्र के माध्यम से भी कि नए राज्यों के निर्माण के लिए मांगों की झड़ी सी लग गई है। अलग अलग राज्य, अलग अलग जो क्षेत्र हैं वो अपने अलग अलग भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की सिफारिश कर रहे हैं। 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की शुरुआत भी हुई। ये प्रक्रिया आज भी जारी है और 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1966 में पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ। बाद में पूर्वोत्तर के भी राज्यों में का पुनर्गठन किया गया, जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। खुद करें खुद सीखें, भारत के राज्यों की सूची बनाएं और पता करें कि प्रत्येक राज्य का गठन किस वर्ष का किया गया है। तो आप इसमें ये एक्टिविटी अपनी बुक में कर सकते हैं, कॉपी में कर सकते हैं, नोटबुक में। और नए राज्य बनाने की मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधा के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन 2000 में किया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार को विभाजित कर 3 नए राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड भी बनाए गए और कुछ क्षेत्र और भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में विदर्भ। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अंतर्राज्यीय विवाद। तो भाषा के आधार पर भी राज्यों के गठन की बात हमेशा की जाती रही और ये बहुत तनाव का बिंदु भी बना रहा हमारे लिए, केंद्र सरकार के लिए। और इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय विवाद। अंतर्राज्यीय विवाद का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। तो देखिए कार्टून में क्या बताया गया है। संघवाद का मतलब झगड़ा है। झगड़ा है क्या? पहले हमने केंद्र और राज्य के झगड़े के बारे में भी पढ़ा था। अब हम राज्यों के आपसी झगड़ों की बात भी करेंगे। क्या हम साथ साथ शांतिपूर्वक नहीं रह सकते हैं? ये एक कार्टून जो है एक व्यंग किया जा गया है इसके अंतर्गत, जहां एक और राज्य अधिक स्वायत्तता और आय के स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से विवाद की स्थिति में रहता है, वहीं दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक राज्यों में आपसी विवाद की भी अनेक उदाहरण मिलते हैं देखने को हमें। यह सच है विद्यार्थियों की कानूनी विवादों में न्यायपालिका पंच की भूमिका निभाती है, लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता, राजनीतिक भी होता है। इसका सर्वोत्तम समाधान केवल विचार विमर्श, पारस्परिक विश्वास के आधार पर भी हो सकता है। समाधान जो है आपस में विश्वास के आधार पर भी केंद्र राज्य कर सकते हैं। आमतौर पर 2 प्रकार के विवाद हम देखने को मिलते हैं। पहला तो सीमा विवाद और दूसरा है जल विवाद, जिसमें नदी जल बंटवारे की बात आती है। सीमा विवाद में राज्य
प्राय पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा पेश करते हैं। यद्यपि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अतः इस विवाद को केवल भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता। ऐसा ही एक पुराना विवाद महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बेलगाम को लेकर है। मणिपुर और नागालैंड में भी इस प्रकार का विवाद है। पंजाब में भी, पंजाब से हरियाणा को अलग करने पर भी उनके बीच में सीमावर्ती विवाद है। और इसमें चंडीगढ़ इन दोनों की राजधानी ही है। पंजाब से हरियाणा को अलग करने पर उनके बीच जो सीमावर्ती क्षेत्रों का को लेकर राजधानी चंडीगढ़ को लेकर जो विवाद है, ये चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की दोनों की ही राजधानी है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंजाब के नेताओं से इस विषय पर बहुत कुछ सहमति भी बनी और इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया गया। पर अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। जहां सीमा संबंधी विवादों का स्वरूप भावनात्मक होता है और वहीं नदियों के जल के बंटवारे को लेकर होने वाले विवादों की प्रकृति गंभीर है, क्योंकि यह संबंधित राज्यों में पीने के पानी और कृषि की समस्या जुड़ा हुआ है। आपने कावेरी जल विवाद के बारे में भी सुना होगा। ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में भी एक प्रमुख विवाद बना हुआ है और दोनों राज्यों के किसान कावेरी के जल पर निर्भर हैं। और यद्यपि इसे सुलझाने के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण भी बनाया गया, फिर भी ये दोनों राज्य इसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में चले गए। ऐसा ही एक विवाद नर्मदा नदी के जल बंटवारे को लेकर भी है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है। नदियां हमारे प्रमुख संसाधन हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में राज्यों के धैर्य और सहयोग की भावना की परीक्षा हो जाती है। ये फिर एक एक्टिविटी बताई गई है, दो राज्यों के बीच किसी एक नदी जल बंटवारे के बारे में सूचनाएं आपको एकत्रित करनी है। और इस कार्टून के द्वारा क्या व्यंग किया गया है कि हाँ, राज्यपाल के मामले में झगड़ा, भाषा के मसले पर झगड़ा और सीमाओं के मसले पर झगड़ा, पानी के को लेकर झगड़ा, और तब भी हम जो है किसी तरह साथ साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एकताबद्ध होकर रहते हैं, बंधुता से रहते हैं। अब ये एक्टिविटी है जहां आप देख सकते हैं कि राज्य और अधिक स्वायत्ता की मांग क्यों करते हैं और स्वायत्ता और अलगाववाद में क्या अंतर है। अलगाववाद का अर्थ है कि हमें बिल्कुल अपने देश से अलग हो जाना या बिल्कुल पृथक हो जाने की बात आती है। स्वायत्ता के अंतर्गत हम अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं, हम अधिकारों के प्रति अपने आप को इस प्रकार की भावना आय की दृष्टि से, यानी आय के जो संसाधन है, वित्त के जो संसाधन है, शक्ति की दृष्टि से, तो इन सब से हम स्वायत्त रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार की जो बात है इसमें देखने को मिलती है। इसके बाद कुछ राज्यों के साथ विशिष्ट प्रावधान की भी बात आती है। भारतीय संघवाद की सबसे नायाब विशेषता यह रही है विद्यार्थियों कि इसमें अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया गया है। विधायिका का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था कि प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उन्हें राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, जहां छोटे से छोटे राज्य को भी न्यूनतम प्रतिनिधित्व अवश्य प्रदान किया गया है। वहीं इस व्यवस्था में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बड़े राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। शक्ति के बंटवारे की योजना के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियां सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त है, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान के कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। ऐसे अधिकतर प्रावधान पूर्वोत्तर के राज्यों असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि के लिए हैं, जहां विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातीय बहुल जनसंख्या निवास करती है। यहाँ के ये निवासी अपनी संस्कृति इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं और ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 371 में। बहरहाल ये प्रावधान इस क्षेत्र के कुछ भागों में ही अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सके हैं। ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रावधान पहाड़ी राज्य, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और तेलंगाना के लिए भी किए गए हैं। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। पहले ये देख लेते हैं कार्टून में क्या व्यंग किया गया है। अब जाकर मुझे पता लगा है कि पहले अध्याय में आय, सुसंगत और संतुलित बजट का असली मतलब क्या होता है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है इसके अंतर्गत, और जम्मू कश्मीर को एक विशिष्ट प्रावधान इसके अंतर्गत दिया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का अधिकार जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को था, लेकिन
जो मौजूदा हालात बने उसमें अनुच्छेद 370 में जो निहित एक व्यवस्था है उसे समाप्त कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और जम्मू कश्मीर की संविधान सभा भंग करके उसके अधिकार राज्य विधानसभा को दे दिए गए। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की शक्तियां जो हैं मौजूदा समय में संसद के पास है, और इसलिए संसद में अनुच्छेद 370 की 2 धाराओं को समाप्त कर दिया गया है और राष्ट्रपति द्वारा 370 को खत्म किया गया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुशंसा है कि एक अधिसूचना के जरिए जम्मू कश्मीर संविधान सभा भंग करके उसकी शक्ति राज्य विधानसभा को दी जाए। लेकिन विधानसभा की शक्ति अभी संसद के पास है, इसलिए संसद में अनुच्छेद 370 के दोनों उपखंडों को समाप्त कर दिया गया है। और इसके बाद विद्यार्थियों, जम्मू कश्मीर की 370 की धारा को समाप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर को इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भी घोषित कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर के पास अनुच्छेद 370 की जो विशिष्ट प्रावधान था वह बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, और जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया है। अब हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो हैं 9 हो चुके हैं। तो विद्यार्थियों, एक बार हम इसको देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर जो 370 का जो प्रावधान था वो क्या था, इसको हम एक बार समझ लेते हैं, लेकिन ये समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर एक विशाल देशी रियासत था। भारत विभाजन के समय हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का इसके पास विकल्प था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ, और इन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भारत का चयन किया। अधिकांश मुस्लिम बहुल राज्यों ने पाकिस्तान का चयन किया, पर जम्मू कश्मीर एक अपवाद था। इस परिस्थिति में संविधान में उसे काफी ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 370 के अनुसार केंद्र सूची समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति आवश्यक थी। कहने का मतलब, केंद्र सरकार अगर कोई केंद्र सूची और समवर्ती सूची से संबंधित किसी भी पर कानून बनाती है और यदि जम्मू कश्मीर पर उसे लागू करना है तो इसमें राज्य सरकार की सहमति होना आवश्यक था। यह अन्य राज्यों की स्थिति से भिन्न था, और अन्य राज्यों के लिए 3 सूचियों द्वारा किया गया शक्ति विभाजन स्वतः प्रभावित होता था। जम्मू कश्मीर के संबंध में केंद्र सरकार को सीमित शक्तियां प्राप्त थी। केंद्र सूची और समवर्ती सूची में वर्णित शक्तियों का वहां प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती थी। इससे जम्मू कश्मीर राज्य को ज्यादा स्वायत्तता मिल जाती थी, और व्यवहार में जम्मू कश्मीर को उतनी स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी, जिसका संकेत अनुच्छेद 370 की भाषा से मिलता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार था कि वह राज्य सरकार की सहमति से यह तय करे कि केंद्र सूची समवर्ती सूची के कौन कौन से प्रावधान राज्य के लिए प्रभावी होंगे। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति में से अब 2 संवैधानिक आदेश जारी किए, जिनके अंतर्गत इन सूचियों में वर्णित अधिकतर शक्तियों को राज्य के में लागू किया जा सकता था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ विद्यार्थियों, जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान और ध्वज बन गया, और संघीय और समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य के लिए कानून बनाने की संसदीय शक्ति को अब पूरी तरह से स्वीकृति मिल चुकी थी। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में एक अंतर यह भी है विद्यार्थियों कि राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता था। संघ सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ लागू नहीं होते थे। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि भारतीय संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में लागू हो सकता था। अनुच्छेद 368 जो है संविधान में संशोधन के लिए अनुच्छेद है। ये अनेक लोगों की मान्यता थी कि संघीय व्यवस्था में शक्तियों का औपचारिक और समान विभाजन संघ की सभी इकाइयों यानी राज्यों पर समान रूप से लागू होगा। अतः अब जब भी ये ऐसे विशिष्ट प्रावधानों की व्यवस्था संविधान में की जाती है, उसका कुछ विरोध भी होता है। इस बात की भी शंका होती है कि ऐसे विशिष्ट प्रावधानों से उन क्षेत्रों में अलगाववादी प्रवृत्तियां मुखर हो सकती हैं। अतः इन विशिष्ट प्रावधानों को लेकर कुछ विवाद भी रहे हैं। निष्कर्ष के रूप में हम ये देखें, संघवाद एक इंद्रधनुष की भांति है, जहां प्रत्येक रंग का अलग अस्तित्व होता है, लेकिन वे सभी रंग मिलकर एक सुंदर और सद्भावनापूर्ण दृश्य उपस्थित करते हैं। संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का कठिन कार्य करती है।
कोई भी कानूनी या सांसनिक फार्मूला संघीय व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने की गारंटी नहीं दे सकता। इसकी सफलता के लिए जनता और राजनीतिक प्रक्रिया को पारस्परिक विश्वास, सहनशीलता तथा सहयोग की भावना पर आधारित कुछ गुणों, मूल्यों, संस्कृति का विकास करना चाहिए। संघवाद एकता और अनेकता दोनों का आदर करता है। अनेकता और विविधताओं को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसी बाध्यकारी एकता वास्तव में और ज्यादा सामाजिक संघर्ष और अलगाव को जन्म देती है, अंत में एकता को ही नष्ट कर देती है। विभिन्नताओं और स्वायत्तता की मांग की प्रति संवेदनशील तथा उत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था ही सहयोगी संघवाद का एकमात्र आधार हो सकती है। तो इसके साथ ही बच्चों ये अध्याय यहीं समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि भारतीय संघवाद से संबंधित जो विवाद है ये आपको भली भांति समझ में आए होंगे और अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को एक विशिष्ट प्रावधान के तहत एक स्वायत्तता प्रदान करता था, वह अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। और इसके साथ ही हम इसकी प्रश्नावली पर ध्यान दें तो नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा और इसमें से किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप निश्चित रूप से आप अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि कहीं किसी प्रकार का आपको डाउट होता है। तो इसमें ये बहुत सारे प्रश्न हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको इसमें दूंगी, जिसको भी आप अपने नोटबुक में लिखिएगा और उसके उत्तर भी लिखने का प्रयास कीजिएगा कि आप किस प्रकार से इस संघात्मक व्यवस्था को समझने का आपने प्रयास किया है। और इसके साथ ही बच्चों हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम अगला अध्याय लेकर के आएंगे जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसे व्यवस्था की जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि एक ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें हम ग्राम पंचायत और नगर पालिका जिसमें आती है, जिसे हम स्थानीय शासन के रूप में जानते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।